बड़ा हमला बोला है, धमकी दी है और यह तक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों उनको खुश करने में लगे रहते हैं। बहुत बड़ी खबर है और इसको लेकर भी बड़ा जबरदस्त हंगामा बचा हुआ है पूरी राजनीतिक सर्कल में। क्या कुछ उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं लोकसभा की। किस तरीके से आज जब सदन की कार्यवाही, संसद की कार्यवाही शुरू हुई, शुरू होते ही विपक्ष ने अपनी मांगों को दोहराया और स्पीकर ने फिर एक बार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। एक बार देखते हैं आज जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो क्या कुछ होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला पूरा हफ्ता निकल गया। देखते हैं इसको क्या हुआ आज लोकसभा में। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो यहां पर स्पीकर ओम बिरला अपनी बात कह देते हैं और सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। इसी तरीके से लगातार चल रहा है और जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई चर्चा तक नहीं होने पाई और इसलिए चर्चा नहीं होने पाई कि लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष को ही बोलने नहीं दिया गया। पर स्पीकर अपनी बात कहते हैं और उसके बाद कार्यवाही स्थगित होती है। अब सवाल यह उठता है कि सदन कैसे चलेगा, यह कौन तय करेगा, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। यह जिम्मेदारी भी तो स्पीकर पर है। केवल विपक्ष को वो आलोचना करते हुए कि आप ऐसे नहीं होगा, वो तो अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। आप उनकी मांग को सुनेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे, और आप उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दे रहे हैं। तो कार्यवाही स्थगित करना सदन का संचालन नहीं होता है, यह समझना होगा। लेकिन अब लग रहा है अविनाश जी कि विपक्ष आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का उनका बयान ओम बिरला का आया है कि नियम कायदे कानून से सदन चलेगा और सबको बोलने का मौका मिलेगा। अरे भाई, आपने बोलने का मौका दिया किसको? बिल्कुल भाई, आप अगर विपक्ष के नेता को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं तो फिर आप किसको बोलने का मौका देंगे? सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का मौका दिया जाएगा क्या? वहां विपक्ष अगर विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराना चाहता है तो उसकी भी अनुमति नहीं दी जा रही है। और जिस तरीके से सदन को कार्रवाई अचानक स्थगित की जा रही है, और आमतौर पर देखा यही गया है कि भाई ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो सदन चलाए। विपक्ष का काम जनता के मुद्दे उठाना है। आप जनता के मुद्दे उठाने से विपक्ष को नहीं रोक सकते, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से शोर शराबा मचाया जा रहा है और सत्ता पक्ष के कुछ सांसद खड़े होते हैं और उसके बाद तुरंत ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। बस कोशिश यही चल रही है कि विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर जो राहुल गांधी की तरफ से जो मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का उठाया गया था, उसको उठाने ही नहीं दिया गया। और ना तो विपक्ष के नेता को बोलने दिया गया सदन में और ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया। और जिस तरीके से राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया, संभवतः इस तरीके से भारतीय इतिहास में कभी भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ हो। बिल्कुल कभी नहीं हुआ होगा कि यहाँ की कोई चर्चा ही नहीं हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं बोलने नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री को आने ही नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि आपके लिए लोकसभा में खतरा है, कांग्रेस की महिला सांसद आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो आप मत आइए। इतना हास्यास्पद तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने यह दलील रखी है जिसको लेकर देश क्या पूरी दुनिया में हंसी उड़ाई जा रही है, मजाक के पात्र बन गए हैं। लेकिन यहां किसी तरीके से संसद की कार्यवाही को स्थगित करना। और अब एक बार फिर खबर आ रही है कि 12 बजे फिर जब असेंबल हुई तो तुरंत ही स्पीकर ने फिर उसी तरीके से कार्यवाही का, सदन का संचालन किया और अब कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। अब यानी 2 बजे स्थगित हुई है, यह मांग फिर शुरू रहेगी, फिर हो सकता है कि दिन भर तक के लिए स्थगित हो जाए। इसलिए यह बात हम कह रहे हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अब स्पीकर शायद यह काम बहुत दिनों तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको लेकर पूरा विपक्ष स्पीकर पर हमलावर है कि स्पीकर सदन का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। सीधा सीधा आरोप है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस सांसद और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। लोकसभा में जो कुछ हो रहा है, संसद में जो कुछ हो रहा है और खास तौर पर स्पीकर ओम बिरला की जो कार्यशैली है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। You see what is happening in the parliament now. As per the parliamentary rules and procedure, Shaktran called, leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session,
leader of opposition is not been allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congresswomen MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is in the, you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. तो केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, लोकसभा के सदस्य हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह से कभी नहीं हुआ होगा कि जब सदन में ऐसी स्थितियां आई हो और स्पीकर का ये रवैया हो कि लीडर ऑफ अपोजिशन तक को बोलने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब क्योंकि आज बजट पर चर्चा शुरू होनी थी, आपने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर किस तरीके से चर्चा कराई वो तो देख ही लिया है। अब बजट पर जब चर्चा शुरू होनी है तब भी स्थिति वही दिखाई दे रही है कि सदन की कार्रवाई शुरू होती है और 2 मिनट भी सदन नहीं चलता और उसकी कार्रवाई को आप स्थगित कर देते हैं। अब 2 बजे तक स्थगित हो गई है, 2 बजे के बाद संभवतः 5 बजे तक स्थगित होगी और उसके बाद फिर वो कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो जाएगी। तो बजट पर भी क्या चर्चा नहीं होगी? बजट पर तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से जो उठाए जाने हैं, खासतौर पर जो चुनावी राज्य हैं जहां चुनाव होने वाला है, उन राज्यों के भी तमाम मुद्दे हैं। खासतौर पर बंगाल को जिस तरीके से इस बजट में भी कोई भी बड़ी योजना नहीं दी गई है। आपको जहां जैसे आसाम है तो आपने आसाम के लिए तो योजनाएं निकाल के दे दी हैं। दक्षिण भारत में आपको जहां थोड़ा सा भी उम्मीद दिखाई दे रही है तो उनकी वहां तो योजनाएं मिल गई आपको। लेकिन बंगाल के साथ जो ममता बनर्जी का लगातार कहना है कि बंगाल के साथ पूरे 11 साल हो चुके हैं, 11 साल से लगातार जो सौतेला व्यवहार चल रहा है कि भाई आप बंगाल देश में ही आप आप उनको सिर्फ इसलिए कि भाई बीजेपी वहां नहीं जीत पा रही है या बीजेपी के सहयोगी नहीं जीत पा रहे हैं तो आप किसी भी राज्य को इस तरीके से सजा नहीं दे सकते हैं। और अब जो बजट पर जो चर्चा सीधे कहा जाए कि यानी आपको बीजेपी के वोट देकर जिता नहीं रहे हैं तो आप वहां पर कुछ देंगे नहीं और जहां आपको उम्मीद होगी वहां आप देंगे। तो ये बिल्कुल वही है कि आप सीधे सीधे कि आप वोट दीजिए तो यहां वोट के पहले अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं और राज्यों को कहा जा रहा है कि आप वोट देंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे सरकारी बजट से, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आप देखिए बिहार चुनाव जब हुआ तो बिहार में केंद्र सरकार ने पैसे दिए राज्य सरकार को ताकि वो 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल सके। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं कि वहां तो मैक्सिमम जो बड़े राज्य हैं वहां पर जो सरकार है वो बीजेपी विरोधी दलों की सरकार है, तो वहां ऐसी किसी भी योजना के लिए कोई भी फंड जारी नहीं किया गया है, बल्कि इस बार तो फंड काट लिया गया है। मनरेगा का पैसा तो बंगाल को पिछले कई सालों से नहीं दिया गया है और अब जब देने की बात भी आई है, जब कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई आप मनरेगा का फंड जारी कीजिए, तो इतनी शर्तें लगा दी गई हैं और अब तो खैर मनरेगा का नाम ही बदल दिया है, वो योजना ही पूरी की पूरी। ये सारे मुद्दे जो हैं चर्चा में आएंगे, लेकिन जब बजट पर चर्चा होगी तब तो आएंगे। ये बहुत सारे मुद्दे आने थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होना था लेकिन चर्चा हुई ही नहीं। इस पर जब वहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को ही नहीं बोलने दिया गया, दूसरे वहां पर नेताओं को नहीं बोलने दिया गया है और प्रधानमंत्री आए ही नहीं। तो ये इस तरीके से सदन चल रहा है और ऐसा सदन चलाने वाले स्पीकर की फिर क्या जरूरत है? इस तरह का जो सदन का संचालन ही न कर पाए, यानी आप अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो फिर क्यों ना आपको हटा दिया जाए। अब स्पीकर के खिलाफ इसी तरीके से इन्हीं आरोपों को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। और अविनाश जी, हम लोग जो ये विजुअल्स देख रहे हैं, अब ये वो है कि आप मांग कर रहे हैं कि आपको बोलने दिया जाए, लेकिन आपको विपक्ष के सांसदों को क्या किया जा रहा है कि या तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आप मांग करेंगे, नारेबाजी करेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये सांसद, तमाम विपक्षी सांसद मकर द्वार पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि आप हमको सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन हम अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये 8 सांसदों को, जिसमें 7
कांग्रेस पार्टी के थे और एक सीपीएम के सांसद थे जिनको उस पर सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। तो ये इस तरीके से सरकार सदन का संचालन कर रहे हैं स्पीकर ओम बिरला, और अब जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही है तो फिर निश्चित तौर पर सरकार में भी बेचैनी है और सरकार के सहयोगी दलों में भी। जब जेडीयू के अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं संजय झा, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर, किस तरीके से सदन का संचालन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष उनका समर्थन कर रहा है और ये स्पीकर के लिए एक कह लीजिए कि वो उसके लिए ये उसकी जो निष्पक्षता है उस पर अपने आप सवाल खड़ा कर रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष तो आपके खिलाफ है लेकिन सत्ता पक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, आपका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे उन पर आरोप लग ही रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे विपक्ष का जो प्रदर्शन चल रहा है कि आपने 8 सांसद सिर्फ आसंदी के सामने पर्चे फेंकने के लिए आपने उनको सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए, लेकिन जो सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले थे, दांत काट के जो दुनिया भरे का जो इस तरीके से आरोप लगाए हैं ओम बिरला की तरफ से कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था, उन किसी भी सांसद को नोटिस भी नहीं दिया गया है। भाई, अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है, प्रधानमंत्री पर लोकसभा के अंदर हमला हो रहा है, होने की संभावना है, आपके पास इनपुट आया हुआ है, तो फिर आपने उन सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो भी जवाब आपको देना पड़ेगा। यही जवाब मांगा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि आपने क्यों झूठ बोला। उसी दिन कहा था प्रियंका गांधी ने और विपक्ष की तमाम महिला सांसद, वो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी तैयारी की जा रही है, लेकिन यहां पर अब अविश्वास प्रस्ताव पहले लाया जाएगा। शायद विपक्ष पहले ये काम करने वाला हो, यानी घिरे हुए हैं ओम बिरला, और जिस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया वो उसमें तो वो कई एंगल से घिरे नजर आ रहे हैं कि या तो आप साबित करिए, आप बताइए कि किस तरह के आपके पास इनपुट्स थे तो आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनपुट्स थे तो आपने उसको 24 घंटे तक अपने पास क्यों रिजर्व में रखा, उसके पहले क्यों नहीं जानकारी दी, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, वहां के मार्शल क्या कर रहे थे, और अगर इतने खतरनाक इनपुट्स आपके पास थे तो आप उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे हैं। बहुत सारे सवाल उनमें हैं क्योंकि उनको लगा कि एक झटके में कह देंगे और चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं बार बार कि वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बहुत ही पावर है उस जो पद है, और इसके अलावा जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन पावर का तो इस्तेमाल करते रहते हैं, जिम्मेदारियों का कई बार शायद भूल जाते हैं। इसीलिए विपक्ष को लगा है कि वो इस लायक नहीं है, अब उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन बचाव में आए हैं सत्ता पक्ष के लोग, और सत्ता पक्ष में जेडीयू के सांसद संजय झा क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। हम लोग यहाँ आते हैं अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश के मुद्दा को रखने के लिए, और मुझे लगता है कि सरकार जो मैं वॉच किया हूँ, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर डिबेट नहीं करती है। आपको ध्यान होगा कि एसआईआर पर भी डिबेट का लिए हल्ला कर रहे थे, तो डिबेट हुआ पूरा इलेक्शन कमीशन को लेकर के, एसआईआर पर भी सब बात रखे। हमको नहीं लगता है ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे थे तो डिबेट हुआ। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार अपना बात रखने के लिए, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, सरकार पीछे है। और अगर कोई भी हाउस चलता है तो वो नियम से चलता है। हाउस चलाने का किसके हाथ में? स्पीकर साहब देते हैं, वही नियमन देते हैं। और एक बार उन्होंने अगर ये कह दिया कि भाई जो किताब नहीं छपा उसको यहाँ उद्धृत मत कीजिए, इसमें क्या गलत है? उन्हीं का नियमन फाइनल होगा ना, जिनके स्पीकर रहे कांग्रेस के, तो कैसे चलता था हाउस? तो क्या गलत है? ये असल में उस फ्रेम से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हम 11 साल से बाहर हैं और जनता बार बार मुझे चुनाव में हराती है। आज भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे अपने हाथ। तो ये वहां पर विपक्षी सांसद उनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बचाव में आ जा रहे हैं सत्ता पक्ष के सांसद। अभी इन्हीं का बयान आया है, उसके बाद हो सकता है कि और भी बयान आए, लेकिन विपक्ष की ये तैयारी अब बिल्कुल माकूल है और लग रहा है कि बहुत जल्दी इस पर कुछ होने वाला है। लेकिन सत्ता पक्ष का बचाव में आ जाना बिल्कुल, अविनाश जी, बिल्कुल वैसे ही नहीं लग रहा है जैसे चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कुछ भी आरोप लगे, उनसे कोई सवाल पूछा गया, तुरंत उनके बचाव में सत्ता पक्ष के लोग आ जाते हैं, स्पीकर के बचाव में आ जाते हैं, इससे पहले सभापति के, राज्यसभा के सभापति के बचाव में आ जाते हैं। तो सत्ता पक्ष क्यों बचाव करने लगता है, और आरोप उस पर यही लगते हैं कि ये
इन पदों पर बैठकर सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे सदन की कार्रवाई हो, आमतौर पर सदन की कार्रवाई तो कैमरे के सामने चलती है, तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर का जो चैम्बर होता है वहाँ तो बड़े सामान्य तरीके से बात होती है। लेकिन अभी हम पिछले दिनों जो वीडियो आए थे लोकसभा चैम्बर के, जो लोकसभा अध्यक्ष का जो चैम्बर है, उनका जो कार्यालय है, उसके अंदर जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी जिस तरीके का टकराव हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो वो साफ दिखाई दे रहा था कि जो विपक्ष है वो अध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर पूरी तरीके से नाराज है। आपकी बात आप उन्हें अपने कार्यालय में भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग, वहाँ किरण रिजिजू भी थे, संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित थे, और उनके सामने जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को आप बंद कमरे में भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से पार्लियामेंट में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी को बोलने से बार बार रोका गया, और उसके बाद राहुल गांधी का भाषण पूरा भी नहीं हुआ था, आपने कहा कि भाई अब हम अगले जो नेता हैं उनको बोलने का मौका देते हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि विपक्ष की तरफ से तो सब मना कर दिया गया कि भाई जब तक जो नेता विपक्ष नहीं अपनी बात रखेगा, उसके बाद विपक्ष के दूसरे सांसद कैसे बात अपनी रख दें। तो अब वही स्थिति दिखाई दे रही है कि कोई भी मुद्दा, चाहे वो ट्रेड डील का मुद्दा हो, विपक्ष के पास ट्रेड डील का भी मामला है कि किस तरीके से ट्रेड डील की गई है, और उस तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछना चाहता है। लेकिन सवाल तो तब पूछा जाएगा जब सदन चलेगा। आप सिर्फ ये कह देंगे कि भाई सदन की कार्रवाई नियम कायदे कानून से चलेगी, लेकिन क्या नियम कायदे कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? सत्ता पक्ष के लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं है। अगर जो राहुल गांधी हैं एक किताब का जिक्र करते हैं तो आप उस पर रोक लगा देंगे, लेकिन जब वही 1 दर्जन किताबें लेकर बीजेपी के सांसद पहुंचेंगे तो फिर कोई रोक नहीं है उस चीज के लिए। वो किताबें भी दिखा सकते हैं, राहुल गांधी जिक्र भी नहीं करेंगे, और यदि निशिकांत दुबे हों जो बीजेपी के सांसद हैं तो फिर वो किताबों को दिखाएंगे भी और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। बिल्कुल। और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि मौजूदा सरकार क्या कर रही है, उस पर मौजूदा सरकार के समय के जनरल ने ये टिप्पणियां की है, सरकार पर सवाल उठाए हैं, और उसको नहीं पूछने की अनुमति दी जाएगी, उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। और जो बता रहे हैं अविनाश जी की निशिकांत दुबे लाएंगे तो कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, और उसको पूरी अनुमति दी जाती है। तो ये स्पीकर की कार्यशैली है। इस कार्यशैली के स्पीकर को लगता है कि इस तरह का नहीं हुआ जैसा बता रहे हैं विपक्षी सांसद, और अब उनके खिलाफ उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या कह रही हैं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, एक बार उनको भी सुनते हैं। और सीधे सीधे कह रही हैं कि हाँ, उनके खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया है, पुष्टि की है। सुन लेते हैं डिंपल यादव को क्या कहा उन्होंने। जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे, आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। स्पीकर की भूमिका को तो यहां पर पूरा इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन एक साथ है, सारी पार्टियां एक साथ हैं, और चूंकि सारे सदस्यों के साथ वही व्यवहार हो रहा है, वहां किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की मांग होती है। कह रहे थे संजय झा कि हाँ, चर्चा होती है, कराने की अनुमति, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हुई हैं, चर्चा की अनुमति भी दी गई है, वो भी लोगों ने देखा है कि कैसे उसमें सत्ता पक्ष के लोग उस मुद्दे से जुड़ी चीजें नहीं बताते हैं। यहां तक कि नेता सदन, खुद प्रधानमंत्री, उन मुद्दों को घुमा फिरा कर ले आएंगे, और तमाम जो पुरानी बातें हैं, आज से 50 साल ये हुआ था, 70 साल पहले ये हुआ था, वो सारी बातें लेकर आते हैं। तो विपक्ष का कहना है कि उन चर्चाओं का फिर फायदा क्या है, और आप विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, उनको आप फिर नियम की किताब लाकर दिखाने लगते। नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई आपका कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। भाई आपने 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, तीसरे कार्यकाल का भी दूसरा साल चल रहा है, दूसरा साल भी पूरा होने वाला है। तो 12 साल में आपने काम क्या किया, आप ये बताइए ना। आप भाई विपक्ष, जो पुरानी सरकारें थी उस दौर की परिस्थितियां क्या थी, आप उन परिस्थितियों की तो बात कभी करेंगे नहीं कि भाई देश आज़ाद हुआ था और उस समय देश में कोई भी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। तो उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस की सरकारों ने किया। आज आप तो उन सब चीज़ों को बेचने में लगे हुए हैं। तो ये इस चीज़ के बारे में आप कोई बात नहीं रखेंगे और तमाम दूसरे मुद्दे ले आएंगे। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इस समय जो आपकी सरकार जो काम कर रही है उस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है।
कोई भी मुद्दा हो, चाहे जैसे ट्रेड डील का मुद्दा तो चल ही रहा है इस समय, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जो 4 साल पहले चीन के साथ में 5 साल पहले जो मुठभेड़ हुई थी उसको लेकर सवाल किए, तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं। भाई आपकी सरकार ने जो भी कुछ जनरल नरवणे ने लिखा है, और वो किताब भले ही मार्केट में सीधा उपलब्ध नहीं हो, लेकिन वो किताब छपी है, इस चीज की तो सरकार भी कई लोग भी मानते हैं कि भाई वो किताब छपी है और नरवणे ने ही वो सब चीजें लिखी हुई हैं। सिर्फ सरकार की तरफ से एनओसी जारी नहीं की गई उस किताब को लेकर, तो इसीलिए जनरल नरवणे खुद खुलकर उस चीज को नहीं बोल पा रहे हैं। तो अब जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे कि भाई आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि भाई सेना प्रमुख ने हमसे किस तरीके से सवाल पूछा था और हमने उनको क्या जवाब दिया था। बिल्कुल, और अब तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी आई है और अखबार में छपी है, जिसको सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है उन्होंने शेयर भी किया है। अब उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि पीएमओ की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से निर्देशित किया जाता है कि किन मुद्दों को उठाने की अनुमति देंगे स्पीकर और किन को अनुमति नहीं देंगे। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं, अखबार की कटिंग भी उन्होंने लगाई है और उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को पीएम केयर्स फंड, पीएम राष्ट्रीय रिलीफ फंड और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित सवालों पर रोक लगाने को कहा है। तो अब संसद भी सरकार से सवाल नहीं कर सकती कि हमारे लाखों करोड़ रुपए कहां और कैसे खर्च हो रहे हैं। कमाल ही है। और ये रिपोर्ट्स आई हुई है, अखबार की छपी हुई है, उसकी कटिंग भी उन्होंने लगाई है। यानी पूरी तरीके से ये बात स्पष्ट हो रही है कि किन मुद्दों को संसद के सदस्यों को उठाने की अनुमति दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। कई बार कई सांसदों ने ये शिकायत की है कि हमने जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने की बात की है, वहां पर अपना एप्लीकेशन दिया है, लेकिन हमारे सवालों को लिया नहीं जाता है। तो ये इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस वहां से आ रहे हैं। यानी अभी तक जो कहा जाता था कि अखबारों को, मीडिया को किस पर बहस करनी है, किन खबरों पर आर्टिकल लिखना है, निर्देशित किया जा रहा था, अब संसद को भी पीएमओ से निर्देशित किया जा रहा है कि सांसद किस मुद्दे पर सवाल पूछ सकते हैं और किस पर नहीं पूछ सकते। नहीं, बिल्कुल, पहले तो स्थिति ये होती थी कि मीडिया में यदि कोई खबर आ जाती थी और उस पर संसद में चर्चा हो जाती थी, लेकिन आज कितने भी बड़े खुलासे हो जाएं, और अब जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है कि प्रधानमंत्री से जुड़े हुए मुद्दों पर आप कोई सवाल ही नहीं उठा सकते, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे पीएम केयर्स फंड का मुद्दा हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हो, जबकि इन सभी विषयों पर चर्चाएं होती रही हैं सदन के अंदर। लेकिन क्योंकि अब जिस इस तरीके की रिपोर्टें आ रही हैं, तो फिर साफ साफ आप जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश करेंगे तो सीधा सीधा जनता के मन में यही सवाल उठते हैं कि इन्हें छुपाया क्यों जा रहा है। भाई अगर कोई घोटाला नहीं हुआ है तो फिर आपको चर्चा पर सवाल का जवाब देने में दिक्कत क्या है। सबसे पहले तो आपने आरटीआई के दायरे से उन सब चीज़ों को बाहर कर दिया कि भाई ये आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे। पीएम केयर फंड्स जो बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि ताकि भाई जवाब ना देना पड़ जाए। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, और जिस तरीके से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा चल रहा है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है और बजट सत्र में ही वो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होगा लोकसभा अध्यक्ष का जो अधिकार होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। फिर जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो जाएगी तब तक वो चेयर पर भी नहीं बैठ सकते। तो यही है कि क्योंकि अभी तो ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, 3-4 दिन का समय बचा हुआ है, तो अविश्वास प्रस्ताव अगर नोटिस भी दिया जाता है तो संभवतः अभी 13 तारीख तक तो स्वीकार नहीं होगा। वो बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा है होली के बाद मार्च में स्टार्ट होगा, उसी में ही अविश्वास प्रस्ताव पर जो भी फैसला होगा, संभवतः आमतौर पर तो ये होता है कि हम देख रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से राज्यसभा में हुआ था, विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, 55 से ज्यादा सांसदों ने सिग्नेचर किए थे, लेकिन वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, क्योंकि 10% सांसद चाहिए, वो तो उससे ज्यादा सांसद तो कांग्रेस के पास में ही है। तो अविश्वास प्रस्ताव पहली बात तो ये स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, क्योंकि स्पीकर ने यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो फिर बहस होगी, उसमें तो आप रोक भी नहीं सकते क्योंकि आप कुर्सी पर ही नहीं होंगे सीधा सीधा सा, और आपके खिलाफ ही बहस होगी। जो विपक्ष के सांसद हैं उनकी तरफ से जो रखा जाएगा निशाने पर लोकसभा अध्यक्ष ही होंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि निशाने पर वही है, निशाने पर वही है। और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के सदस्यों को बोलने नहीं देते हैं। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही डिंपल यादव ने, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में कहा है कि विपक्ष के नेता जब बोलते हैं हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है, जरूरी मुद्दों
मुद्दों पर हमारे सवाल नहीं लिए जाते हैं, जिनके लिखित में जवाब देने होते हैं। तो ये इस तरह की कार्यशैली अपना रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। और अब जो रिपोर्ट आई है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, सुप्रिया श्रीनेत ने उसको लेकर ट्वीट किया है कि सारा कुछ पीएमओ निर्देशित कर रहा है कि आप किन सवालों को लेंगे, किन सवालों को नहीं लेंगे, विपक्ष के सांसद किन सवालों को पूछ सकते हैं, किनको नहीं पूछ सकते हैं, और किसको आप कितना बोलने का समय देंगे। ये सारी चीजें निर्धारित की जानी है स्पीकर की तरफ से, लेकिन ये इनके लिए इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए निर्देश आ रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो फिर कैसे इसको निष्पक्ष समझा जाए। और बजट की जहां तक बात है, बजट को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और बजट को लेकर बहुत निशाना साधा है गंभीर तौर से। और बीजेपी के भीतर ही किस तरीके से पार्टी बंदी चल रही है, गिरोह बंदी चल रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर भी, और पार्टी के भीतर चल रही जो राजनीतिक उथल पुथल है उसको लेकर। सुनते हैं अखिलेश यादव को। बजट का हलवा जो बना था वो ज्यादा किसको मिला? आज समय यह है कि 18 बढ़ाए के शून्य, 18 बढ़ाए के शून्य, और जो बजट का हलवा बनता है उसका शेयर ज्यादा किसको मिला है। और बजट पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि किसान के लिए सब रास्ते खोल दिए हैं। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीजें आएंगी, कुछ मात्रा में आए, ज्यादा आए, कभी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी और यह बताया गया था गरीब और किसान की तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। और जो बातें उस समय कही गई थी जब बाजार खोला जा रहा था, उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था आज खोल दी हमारी। उदाहरण के लिए हमारे जानवर का भी फीड बाहर से आएगा। फिर झांसी में बने हुए ग्रास और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा, जिसका काम ही ये है कि हमारे जो जानवर हैं उनको खाना कैसा अच्छा मिले, फॉडर। तो अब बताइए, सुनने में आया कि एनिमल फीड भी वहां से आएगा, सोयाबीन का ऑयल आएगा वहां से। हमारे गन्ना किसानों के लिए बताया गया इथेनॉल से आपको खुशहाली तरक्की होगी, अब इथेनॉल भी आएगा। तो ये सब जो बातें हो रही हैं वो ध्यान हटाने के लिए हो रही हैं। ये जहाँ सत्यमेव जयते लिखा है, यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रतिमा थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पीछे पहुंचा दिए गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी केवल एक बार मिले इनसे, उसके बाद दोबारा नहीं मिले। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, समाजवादी, लोहिया जी, नेताजी, उसके रास्ते पे, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे सुरक्षित हो, उसके माध्यम से हक मिले, सम्मान मिले, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो यहाँ इसको लेकर जो डील हुई है उस पर सवाल उठा रहे हैं, और किस तरह से बजट में किसको क्या मिला है ये भी बड़ा सवाल है। और जो शुरू में ही हम लोगों ने बात की, अविनाश जी ने बताया कि जो चुनावी राज्य हैं उनको तो काफ़ी कुछ दिया गया है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कुछ नहीं मिला है। तो बजट में बजट पैसे का एलोकेशन भी इस तरीके से होता है कि कहाँ चुनावी फायदा लिया जाना है। लेकिन यहाँ पर ये बजट की बात है, लेकिन जिस तरीके से सदन की कार्यवाही चल रही है, संसद की कार्यवाही चल रही है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी अगर नहीं बोलने दिया जा रहा है, विपक्ष के सांसदों के माइक बंद किए जा रहे हैं, तो फिर सवाल उठ रहा है कि ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो आते हैं संसद में, ये फिर अपने मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे कैसे। और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम, उनको भी सुनते हैं। लेकिन लगता यही है कि अब स्पीकर ओम बिरला बुरी तरीके से फंसे। और आपको बता दें कि आज जब बजट सत्र का जो पहला हिस्सा है उसका आखिरी ये हफ्ता है, और आज भी कार्यवाही पहले 11 बजे जब शुरू होती है तो स्पीकर अपनी बात रख के सदन स्थगित कर देते हैं, फिर 12 बजे शुरू होती है, फिर स्थगित हो जाती है, और अब 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। और इसी तरीके से पूरा बजट सत्र लगातार चल रहा है बजट पेश होने वाले दिन के बाद से। अब विपक्ष का क्या आरोप है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर जब बोलने नहीं दिया जा रहा है तो फिर विपक्ष ऐसे स्पीकर को हटाने के लिए वो जो संसदीय प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या कह रहे हैं कार्ति चिदंबरम, सुनते हैं उन्हें।
running the house, and they are alleging your party also, sir. Oh, they have to give us space to voice our concerns. They can't stifle our voice. They can't decide what we will speak, how we will speak, what tenor we will take, what should be the content. It's not up to the chair or the government to decide that. No, we have absolute freedom to speak on subjects which we think are important, and that space must be given to us. And that space is not being given to us at the moment. As new development came, sir, opposition parties who moved no confidence motion. Meanwhile, Kiran Rijiju saying Parliament is not for the gundagardi. I mean, Parliament is for debating. Parliament is for following procedure. That procedure involves giving space for the opposition to raise issues of which we think is of concern to the nation. Motion against Om Birla. Do you think, sir, it will help opposition parties in the Parliament to... See, the opposition parties use various tools to register their protest, and this is one more tool to register our protest. Sir, तो सीधे कह रहे हैं कि ये भी हमारे विरोध का एक तरीका है और हम सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे विरोध के जो संविधान ने दिए हैं, जो हमारे पास अधिकार है। और विरोध क्यों नहीं करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि हमको जनता ने चुनकर भेजा है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे हम यहाँ पर उठाने ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ केवल और केवल सरकार के लोग सरकार का पक्ष रख रहे हैं और स्पीकर उनको ऐसा करने का मौका दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जो जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लेके आने की तैयारी शुरू हो गई है, उससे बीजेपी के सहयोगी दल है वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव है। अगर सरकार अपना लोकसभा अध्यक्ष नहीं बचा पाती है तो ये माना जाएगा कि उसके पास बहुमत भी नहीं है। और इसलिए दबाव में मोदी सरकार भी है और जो उसके सहयोगी दल हैं वो भी इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि भाई ऐसा कोई मौका मिले जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अब जिस तरीके से बजट आया, हमने देखा कि बजट में इस बार बिहार का कोई जिक्र नहीं था, तो उसको लेकर जो जेडीयू है उसके नेता नाराज दिखाई दे रहे थे। कहाँ तो वो मांग रहे थे कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल पैकेज भी नहीं था, विशेष पैकेज की तो दूर की बात है। पिछले साल मिला था। हाँ, पिछले साल तो चुनाव था इसलिए मिल गया था और बीजेपी को यह लग रहा था कि हम अपना मुख्यमंत्री बना ले जाएंगे। उस तरीके से उन्होंने अपनी रणनीति भी सेट की थी, लेकिन बिना नीतीश कुमार के वहाँ काम बनता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया। लेकिन अब जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और ना तो बिहार को ज़्यादा कुछ मिला था इस बार और ना ही आंध्र प्रदेश को ज़्यादा कुछ मिला। पिछली बार तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए अलग से राजधानी बनाने के लिए दे दिए गए थे। तो ऐसा कुछ ना आंध्र को मिला ना बिहार को मिला और नरेंद्र मोदी की सरकार इन्हीं दोनों के ऊपर चल रही है। अब लोकसभा अध्यक्ष को अगर बचाना है तो फिर टीडीपी और जेडीयू की बात सुननी पड़ेगी। बिल्कुल। और बात सुनने का मतलब ये है कि भाई उनको कोई ना कोई आपको पैकेज देकर खुश करना पड़ेगा। भाई वो आपके साथ में इसीलिए हैं ताकि आपके केंद्र सरकार राज्यों को पैकेज देती रहे और वो वहाँ अपना काम चला सके। क्योंकि तमाम चुनाव के लिए उन्होंने तमाम घोषणाएं तो नीतीश कुमार ने कर दी, लेकिन अब उसके लिए बजट भी चाहिए। अब बजट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? केंद्र से ही आएगा, क्योंकि बिहार कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां तो चलती नहीं है कि ताकि राजस्व की उगाही बहुत ज़्यादा होती हो। वो केंद्र के मदद के भरोसे ही नीतीश कुमार बहुत वादे कर गए थे, लेकिन बजट में जिस तरीके से बिहार का नाम ही नहीं सुनाई दिया, इस बार बिहार का एक भी बार नाम नहीं लिया है बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने। तो जेडीयू के अंदर जो एक तरीके से नाराजगी दिख रही थी, अब विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव वो उनके लिए मौका बनकर आ गया है। भले ही संजय झा का बयान आया हो स्पीकर के बचाव में, वो मजबूरी ये है कि आप अभी सरकार के साथ में ही हैं, एनडीए में, तो आपको मजबूरी में वो बयान देना पड़ेगा। लेकिन तो दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जो संजय झा है वो बीजेपी के करीबी है, वो जेडीयू के करीबी नहीं है। भले ही वो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हों, लेकिन दिल्ली में वो काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। अब बात आएगी जब पटना से आएगी, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, उनके मन की था लेना आसान नहीं है। तो अब जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उसको लेकर ये माना जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों को लेकर संकेत दिखाई दे रही है कि अगर इन्होंने कुछ भी दाएं बाएं किया, हम ये नहीं कह रहे हो पलटी मार जाएंगे, लेकिन कुछ भी दाएं बाएं किया, इनके सांसद भी एब्सेंट हो गए क्योंकि बहुमत बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ आपके पास 20 सदस्य ज़्यादा हैं, जबकि टीडीपी और जेडीयू के सदस्य जोड़ लें तो ये संख्या 28 हो जाती है।
तो बीजेपी को डर तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो 272 का आंकड़ा है, भले विपक्ष से आप नंबर ज्यादा ले आए, लेकिन अगर 272 सदस्यों ने वोटिंग नहीं की स्पीकर के पक्ष में, तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। बिल्कुल, और इसको लेकर बीजेपी निश्चित तौर पर परेशान होगी। पर अब विपक्ष जिस तरीके से स्पीकर के खिलाफ अब कोई बड़ा कदम उठाने को तैयार दिख रहा है, वो उसकी मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है, और स्पीकर ओम बिरला की। लेकिन स्पीकर ओम बिरला इन सारी चीजों से बिल्कुल बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। आज फिर उन्होंने सदन की कार्यवाही का संचालन वैसे ही किया जैसे वो करते चले आए हैं, लेकिन मामला गंभीर होता जा रहा है, आरोप गंभीर होते जा रहे हैं। डिंपल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के सांसदों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। हम लोगों को याद है शुरू में इस बात को राहुल गांधी ने कहा था, उसके बाद से लगातार ये शिकायतें आ रही हैं। आज डिंपल यादव ने भी कहा है, और कहा है कि मेरा खुद का माइक बंद कर दिया जाता है। सुनते हैं क्या आरोप लगाए हैं उन्होंने स्पीकर ओम बिरला पर, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से, उनकी इसी कार्यशैली की वजह से विपक्ष अब उनको हटाने को तैयार बैठा हुआ है। डिंपल यादव को सुनते हैं। आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना, और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है, तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिलकर ही ये मोशन है। तो है पूरा ग्राउंड तैयार है, लाना चाहिए, और इंडिया ब्लॉक मिलकर इसको ले आएगा, सीधे तौर पर कह रही हैं। और कह रही हैं कि विपक्ष के सांसदों का, विपक्ष के नेता का, और नेता प्रतिपक्ष से उनका मतलब होगा, या फिर वहां पर और भी पार्टियों के नेता हैं, खुद अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर अगर माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष के सांसद बोलेंगे नहीं, तो फिर वो संसद बनी किस लिए है, उसका क्या है? और फिर इस तरह की जो सदन को संचालन करने वाले स्पीकर हैं, की जरूरत क्या है? तो बहुत अब बुरी तरीके से फंसे दिखाई पड़ रहे हैं स्पीकर ओम बिरला। अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज सुबह ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, उससे पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, और उसमें ही तय हो गया था कि अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि अविश्वास प्रस्ताव इस सत्र में रखा जाए या इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें रखा जाए। और लेकिन ये तो क्लियर हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव आना ही है। और दूसरा, जिस तरीके से डिंपल यादव बोली कि हमारा भी माइक बंद कर दिया जाता है, वहां माइक ही बंद नहीं होता है। अगर विपक्ष का नेता कोई बात रख रहा हो, तो फिर जो कैमरे का फेस होता है वो उस नेता के ऊपर नहीं होता, वो तो स्पीकर साहब की ओर होता है, वो स्पीकर साहब की तरफ होता है फेस। अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ भी बोल रहा हो, अगर विपक्ष की जो सांसद हैं वो कोई मुद्दा रख रहे हो या कोई नारेबाजी कर रहे हो, तब भी जो एक तो माइक बंद रहता है, और दूसरा कैमरे में उस समय स्पीकर ही चल रहे होते हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सवाल उठ रहा हो, तो हम देखते हैं कि वो जो माइक होता है, बोल तो विपक्ष का नेता रहा है, लेकिन अगर वहां से कुछ आवाज उठ रही है, तो माइक भी सत्ता पक्ष की तरफ ही चला जाता है। तो आपका माइक भी बंद होगा, आप कैमरे में भी नहीं आएंगे, और दूसरी बात यह कि यदि आप बोलने के लिए भी खड़े होंगे, तो फिर आप क्या बोलेंगे ये भी स्पीकर और सत्ता पक्ष तय करेगा कि भाई हमको ये चीज नहीं सुननी है, तो हम आपको ये बोलने भी नहीं देंगे। तो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, और अभी संभवतः 1-2 दिन में इसका नोटिस जाए। और ये भी अविनाश जी की अगर ये पारित हो जाए तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सांसदों के अलावा ऐसा लग रहा है कि जो सहयोगी दल भी हैं, वो भी कोई स्पीकर को लेकर बहुत एक अच्छी राय उनकी नहीं दिखाई पड़ रही है। और यहाँ इंडिया गठबंधन के बाहर के भी जो दल हैं, वो भी स्पीकर की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। हरसिमरत कौर है और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं, क्या कह रही हैं? वो कह रही कि मैं इंडिया ब्लॉक में तो नहीं हूं, लेकिन स्पीकर की ये कार्यशैली जो हम लोग देख रहे हैं, ऐसी कार्यशैली इसके पहले कभी नहीं दिखी। तो हरसिमरत कौर को भी सुनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो इंडिया ब्लॉक के बाहर के भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो भी इस मामले में उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि स्पीकर का जो पद होता है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होता है। सोमनाथ चटर्जी जब थे, तब जब वो स्पीकर बने तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अब पार्टी का कोई भी निर्देश मेरे ऊपर लागू नहीं होगा,
लेकिन ओम बिरला कोटा से सांसद बीजेपी के हैं, तो अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि उनके वो अपने आप को पार्टी के अंदर बंधा हुआ महसूस करते हैं और इसीलिए जो पार्टी की तरफ से आदेश आता है उसी को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से आप सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ भी